बोलो नमस्कार। इसमें शेयर तो है ही नहीं। बाद में ये फिनिश करना था। बाद नहीं, में नहीं। शुरू करो। लाइव नाउ आ गया। नमस्कार, मैं सूर्यबाला फिर आ गई हूँ आपको अपनी एक कहानी सुनाने। ज़रा आप लोगों में से कोई बताइए कि मेरी आवाज़, पानी दे दीजिएगा, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है? नमस्कार, मेरी आवाज़ पहुँच रही है ठीक? ये ज़रूर बताइए आप लोग। रमा नमस्कार। आवाज़ मेरी पहुँच रही है? आप लोगों तक जा रही है? राजी यहीं रहिए। राजी पानी गरम करना जी, सिर्फ ये पूछना था कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? आ रही है। हाँ, अभी देखा। तो फिर से जनसुलभ पुस्तकालय का और अर्पण कुमार जी जैसे ऊर्जावान उत्साही युवा का उनका बहुत बहुत आभार, जो एक साथ कितनी चीज़ें, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज सुबह ही मैं उनकी अनुपम मिश्र जी की स्मृति में की गई व्याख्यानमाला सुन रही थी। तो बहुत बहुत आभार अर्पण जी। और आज जो लोग आ गए हैं उनका भी। रमा, बहुत अच्छा लग रहा है। अन्नदा पत्नी विनीता ठाकुर जी, आपको पता है मैं कहानी आपको जो सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बाऊजी और बंदर। और आपको फ्लायर में दिखा होगा कि ये कहानी 89 में, 89 में सारिका में आई थी। और तब से आज तक बहुत से लोग इस कहानी को नहीं भूले हैं और आज वो उत्सुक भी थे कि हाँ, आज कहानी सुनेंगे। जबकि अक्सर ऐसा होता है कि कहानियाँ आप सुनिए, कविता सुनिए तो फिर से सुनने का मन करता है कि एक बार फिर। लेकिन कहानी में हमेशा ये रहता है कि इसके बाद क्या। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि पढ़ी हुई कहानी भी फिर से सुनने के लिए आप लोग हैं। कहानी बाऊजी की है और मेरी कहानियों में बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं रहता है। लेकिन इस कहानी के बारे में एक चीज़, हाँ, अच्छा लग रहा है रमा, आपको सुनने की प्रतीक्षा है, आपको भी, मुझे भी सुनाने की प्रतीक्षा है। मीनाक्षी दुबे जी नमस्कार। तो मैं ये कह रही थी कि इस कहानी के विषय में एक बात ये कहनी ज़रूरी है कि लोग अक्सर, मेरे पाठक मुझसे कहते हैं कि आप बूढ़ों और बच्चों की संवेदना में इतनी जल्दी, इतनी सहजता से कैसे प्रविष्ट हो लेती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रविष्ट तो हम हर उसकी संवेदना में होते हैं, हर उसके दुख में होते हैं जिस पर हम कहानी लिखते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जो भी पात्र हैं उनके दुखों में पहले हम प्रविष्ट होते हैं, तभी हमारी कलम चल पाती है। लेकिन एक सच मेरे पाठकों ने भी दोहराया है बार बार, और ये सच भी है। तो मुझे लगता है सचमुच मुझे बूढ़ों और बच्चों की दुनिया कुछ अपनी दुनिया से बहुत अलग लगती है, अचंभित करती है और विस्मित भी करती है। ऐसा लगता है कि उन्हें जो कुछ कहना है वो कह नहीं पा रहे हैं या कहने के अलग अलग रास्ते तलाश रहे हैं। उषा भटनागर जी, उषा जी नमस्कार, आप आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा आप रहती हैं मेरी कहानियाँ सुनने के लिए। तो मैं ये कह रही थी कि सचमुच मैंने देखा
तो मैंने हर दशक में एक दो कहानियाँ बूढ़ों की लिखी हैं। आज आपको बता दूं कि मेरी चौथी कहानी निर्वासित, जब मैंने लिखना प्रारंभ किया था तो चौथी कहानी निर्वासित, वो भी दो वृद्ध कपल की थी। एक वृद्ध कपल की थी। एक सेकंड, जरा इसमें कुछ नहीं, बाधा आ गई है तो मैं इसमें जरा ये यंत्र की फिटिंग करनी है। आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोगों को आज बीच बीच में थोड़ी असुविधा होगी, क्योंकि मेरे आईपैड पर ये नहीं आ पाया है और मैं इस समय मोबाइल से कर रही हूँ और मोबाइल से करने की मुझे उतनी आदत नहीं है। मैं आईपैड से ही अभी तक करती रही हूँ रिकॉर्डिंग। थोड़ा ये डगमगा रही है आगे, नहीं गिरेगा ज़रूर। अगर बीच में मोबाइल गिरेगा तो मैं संभाल लूँगी और आप लोग भी संभालिएगा। मंजू जी आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। आप मत मैं मोबाइल संभाल रही थी, यंत्र को संभाल रही थी, बताती हूँ आपको। तो मैं कह रही थी कि पहली कहानी, चौथी कहानी मेरी निर्वासित थी, जिसमें वृद्ध युगल माता पिता को उनके दो बड़े बेटे, दो शहर में रहने वाले बेटे ये तय करते हैं कि ये उनसे मकान बिकवा देते हैं पुश्तैनी, और ये तय करते हैं कि माता पिता, एक बेटे के लिए माता पिता दोनों को रखना भारी पड़ेगा। अच्छा है कि एक बेटा माँ को रखे, एक बेटा पिता को रखे। ये प्लॉट इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि ये बाद में अवतार या जो भी इस तरह की इस कथानक पे मूवीज़ आई, फिल्में आई, वो देखिए इस आपकी कहानी से लिया हुआ प्लॉट है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल नई 2 वर्ष की लेखिका, 3 वर्ष मुझे लिखते हुआ, कहाँ की कहानियाँ फिल्म वाले लेते हैं। लेकिन ये प्लॉट इतना लोकप्रिय हुआ, जहाँ बड़े हुए बेटे माँ और पिता को अलग अलग कर देते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से उनको दूर रखते हैं। बागबान में भी यही था, उसके पहले अवतार में भी। दूसरी कहानी दूसरे दशक में अगली मेरी सांझ बाती थी, मेरे पाठकों को याद होगी। उसमें भी माँ बाप अलग अलग कर दिए गए हैं, लेकिन बूढ़ा पिता अपने बेटे की कार में नहीं बल्कि शान की सवारी बस में बैठ करके अपनी हीर से मिलने जाता है अपने दूसरे बेटे के घर में। चलिए, आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। बीच में मोबाइल गिर भी सकता है, तो उसे संभालने के लिए मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। तो सांझबाती का बूढ़ा और खुददार थोड़ा हुआ और उसके लगभग एक अगले दशक में ही मैंने ये कहानी लिखी, बाऊजी और बंदर। देखिए, समय का इतना असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है कि यहाँ आते आते मेरे बाऊजी बिल्कुल अकेले हैं। यहाँ बाऊजी मतलब एक तरह से दादाजी हैं। लेकिन इसके बाद में कहानी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, मैं सुनाने तो जा ही रही हूँ, क्योंकि बस इतना ही है कि वस्तुतः ये कहानी बूढ़े और बच्चों से बढ़कर, अरे वाह बुआ प्रणाम, बहुत बहुत आभार बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है आप कहानी सुन रहे हैं। तो बस ये कहानी जिजीविषा की है, जिंदा रखने की ताकत की कहानी है, जिसको मैंने बहुत ही खिलंदड़े अंदाज में व्यक्त किया है। अब मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है और थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, और बहुत ज़्यादा एडिट करने की मैंने कोशिश की है, लेकिन तभी भी उतना नहीं हो पाया है। और एक बात है कि ये हर घर की कहानी है। एक ऐसा लगता है कुछ
कि हम कहानियाँ पिछले 40-45 सालों से लिखते आ रहे हैं, और अब तो कभी कभी ऐसा लगता है, आपसे एक बात शेयर कर रही हूँ, कि मैं अपनी कहानियों को जी रही हूँ। हम में से बहुतों ने, जबकि पहली कहानी मेरी जब आई थी तब तो आप में से बहुत से लोग पता नहीं पैदा भी हुए रहे होंगे कि नहीं। तो समाज तो वैसा का वैसा ही है, स्थितियाँ वैसी की वैसी हैं, बल्कि बद से बदतर हुई हैं। फिर भी हम, और ख़ास करके बूढ़े वृद्ध, अपनी जिजीविषा के बल पर कायम हैं और क्या खूब जी रहे हैं, एक मिसाल कायम कर रहे हैं। तो आती हूँ जी। नमस्कार। आपने अभी, हाँ, बाऊजी और बंदर। बाऊजी फिर आ रहे हैं, उन्हें फिर से बच्चों की बहुत याद आ रही है। सुनते ही मैंने सिर कूट लिया। सिर कूटने की बात ही थी, अभी साल भी पूरा नहीं हुआ, संदीले में आए ही थे। 1-2 नहीं, पूरे 6 महीने रह कर गए। वो भी क्या कभी अपने से जाते? मैंने ही अक्ल और तिकड़म भिड़ाई कि गांव जाकर अपनी जगह जमीन देखिए, इस तरह ज्यादा दिन छोड़ देंगे तो काश्तकार बेदखल करके हड़प देंगे, बैठे बिठाए हजारों का नुकसान हो जाए। तब कहीं जाकर उनका बोरिया बिस्तर बंधा, तो भी जाते जाते जीप में बैठने के बाद भी मुड़ मुड़ कर पीछे छूटते बच्चों को देखे जा रहे थे। खींचकर ललित को कहना पड़ा, बच्चे अंदर गए, अब सीधे बैठिए। तब भी पनीली आंखें अंगूठों से सहलाते एक ही बात, अब तो पका पकाया फल हूं, अब गिरा कि तब। पता नहीं इस जिंदगी में बच्चों के चेहरे देख भी पाऊंगा या नहीं। अकेले आना जाना भी तो अब अपने बस का नहीं, हाथ पैर बेकार होते जा रहे हैं। वो तो बहू सयानी है कि घर गांव खेत खलिहान की सुध लेने की सलाह दी, सब तरफ ख्याल रखती है। भगवान उसकी बुद्धि ऐसी ही रखे। बस किलक यही कि तुम सबसे दूर, अब कहाँ देख पाऊंगा तुम लोगों को। देखिए, ये पूरी कहानी मैंने व्यंग्य में लिखी है। अरे देखेंगे देखेंगे, ऐसी भी क्या बात। सिगरेट की तलब पर काबू पाते ललित ने लापरवाही से एक चालू फिकरा कसा और कल्पना में ही एक भरपूर कश सिगरेट की खींचकर राख बाहर झाड़ दी। घर लौटकर ये सब बताते हुए ललित ठठाकर हंसे थे। जानती हो उस वक्त मैं क्या सोच रहा था? सोच रहा था कि बाऊजी की इस मोह मुद्रा पर अगर एक सच्चे पितृभक्त पुत्र की भांति मैं पसीज कर कह दूं, आपका मन नहीं कर रहा तो मत जाइए, गोलियां मारिए उस जमीन के टुकड़े पर, चलिए घर वापस बच्चों के पास। तो उनको वापस देख तुम्हारी क्या हालत होगी। लेकिन उसकी जगह एक सच्चे पत्नी भक्त की तरह मैंने कहा, अरे अरे आप आएंगे जाइए। ये कहते हुए ललित ने जरूर ईश्वर से माफी मांगी होगी कि हे भगवान माफ करना, सब कुछ जानबूझकर भी बाप को ये झूठी दिलासा देने के लिए, वरना ये तो मैं भी खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि अब के गए इतने घिसे कल पुर्जे वाली ये देह लिए फिर कहाँ से वापस आने वाले। लेकिन नहीं साहब, सारे हिलते डुलते कल पुर्जे लिए बाऊजी फिर से वापस आ रहे हैं। हमें खुद इस शहर में आए पूरा पखवाड़ा भी नहीं बीता था और वो बाऊजी बच्चों का मुंह देखने को तरसने लगे। गुजरे 1.5 बरस उन्हें जुगों से बढ़कर लग रहे हैं। हर समय बच्चों का चेहरा उनकी आंखों के आगे टंगा रहता है। पूछो तब आने की क्या जरूरत? पता नहीं ये बूढ़े लोग माया ममता का इतना ओवर स्टॉक क्यों भरे रहते हैं अपने अंदर। जब देखो तब उलीचने को तैयार। इनके दिल न हुए, मोह माया के दलदल हो गए, जीना हराम। ललित टोकते हैं, क्या जीना हराम? ये तो भाई जाती है तुम्हारी।
सारे दिन कभी इस कोने में कभी उस कोने में सिर गाड़े बैठे रहते हैं। चाय पिएंगे, पी लेंगे, खाना खाएंगे, खा लेंगे, जो खाना दो खा लेंगे, जब खाने को दो खा लेंगे, कपड़े खुद अपने धो करके मैले कुचले जैसे भी बन पड़े फैला देंगे। जी हाँ, लेकिन कहाँ? सीधे बाहरी बरामदे के आर पार गमछे, धोती, बनियाइनों के बंधनवार सजाकर तब उन्हें वापस अंदर कौन फैलवाता है? ऊपर से गांव के कोल्हू में पेरे तेल का कटोरी भर तेल रोज सिर में चुपड़ने से चिक्कट हुआ तकिया फटक फटक कर गर्म पानी से कौन धुलवाता है? अरे पूरे कमरे में ही तिल सरसों के तेल की बास ऐसी बसी रहती है जैसे कोल्हू यही कमरे में ही चलता रहा हो। लेकिन ललित को मजा आता है। तो क्या काम कुछ नहीं करते तुम्हारा? दोनों वक्त कुर्ता धोती पहने, छतरी ताने, शानू शौनक को उंगली पकड़ाए स्कूल ले जाना ले आना। धूप हो, बारिश हो, सुस्ती हो, हरारत हो, पिछवाड़े क्यारियां खोद खोद कर कितने टमाटर बैगन उगाए उन्होंने। और कुछ नहीं तो महीनों में हजारों रुपए का तो बाजार से तुम्हारा सौदा सुलभ ले आते हैं। ओह, मैं तिनगी। उसमें से 50 रुपए तो हिसाब किताब की गड़बड़ की वजह से दुकानदार झटक लेते होंगे या फिर जेब से गिर खिसक जाते होंगे। और तो और उन्हें मेहरी के साथ राशन की दुकान भेजती हूँ तो किस लिए? दुकान से ही मुट्ठी दो मुट्ठी झटक लेने की जो चालाकी मेहरी बरतती है उससे बाबूजी की निगरानी करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? पता चला अब तो राशन लेने के बाद वो खुद ही बाबूजी से पूछ लेती है, बाबूजी 2 मुट्ठी शक्कर अपनी खूंट में बांध लूं बच्चन के वास्ते? और जवाब में बाबूजी कहेंगे, अरे 2 क्या 4 मुट्ठी डाल ले, इसमें पूछने की क्या बात। लेकिन ललित मोर्चे पर डटे हैं। बड़ी एहसान फरामोश औरत है भाई, लेकिन कसूर तुम्हारा नहीं। बीवी बहस पर ही जीती और जीतती आई है। बहरहाल इतना समझ लो कि ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे बाबूजी को यहाँ आने से रोका जा सके। बात सही थी, मुंह लटक गया मेरा, लेकिन दिमाग का चौकस घोड़ा चारों दिशाओं में ऐल लगाता रहा कि अब जब आ ही रहे हैं तो मन के संतोष के लिए ही सही बाबूजी का कुछ तो उपयोग हो। उनके यहाँ रखने के एवज में कोई तो सहूलियत। लेकिन यहाँ तो माली भी आता है एक दिन छोड़कर, घंटे पौन घंटे को। उसके काम में दखल न दे तो ही अच्छा। बच्चे भी अब ललित के प्रमोशन के बाद हिंदी स्कूल से नाम कटवाकर क्वीन मेरी कॉन्वेंट में जाते हैं रिक्शे पर। उन्हें पहुंचाने लाने के लिए भी किसी बाबूजी की जरूरत नहीं। चाहती थी सुबह शाम सेवा टहल के लिए कोई छोकरा या दरबान टाइप मिल जाता कि ललित शाम को जब सरकारी जीप से आए तो लपक कर सलाम मार के फाटक खोल दे, आए गए को चाय पानी सर्व कर दे, वक्त जरूरत चौहानी तक लपक कर थोड़ा सोडा बियर की बोतलें ला दिया करे। साहबी का रुतबा इसी पर तो कायम रहता है। लेकिन बाबूजी तो इस मसरफ के भी नहीं। फिर भी कुछ उपाय तो सोचना ही है, कुछ न कुछ काम के लायक तो बनाना ही है इन बेमसरफ बाबूजी को। इसी उधेड़ बुन में दोपहर में सोने की जगह सोचती रही, जुगत बैठाती रही बाबूजी को लेकर। बड़ी मुश्किल से नींद लगी। आधा घंटा ही हुआ होगा कि छत पर धूम धड़ाम धाड़ धूड़ धर पकड़ और चिल्ला चिल्ली की वैसी आवाजें। चौंक कर उठी और खिड़की से जो नजारा देखा तो काटो तो खून नहीं। समूचा घर 20-25 छोटे बड़े बंदरों की उछल कूद और चिचियाहटों की गिरफ्त में था। मकान के एक ओर गली, दूसरी ओर खाली पड़ा प्लॉट, सिर्फ पीछे कलई वाली गुप्ताइन। कई आवाजें लगाने पर बड़े इत्मीनान से बोली अपनी खिड़की में से, आप लोग नए आए हो ना, बंदर तो आते ही रहते हैं, ऐसे ही 20-25 के झुंड में।
कभी 2-4 हफ्ते में तो कभी 2-4 रोज पर ही, कुछ ठिकाना नहीं। कन्या जात और बच्चों से तो डरते भी नहीं। वैसे घर की साकल चढ़ाए रहिए तो ज्यादा नुकसान क्या करेंगे, पर ठहरे तो आखिर बंदर ही ना। पेड़ पालव फूल पत्ते तो तहस नहस करेंगे ही। इसी से तो हम फूल पत्तों का झंझट ही नहीं पालते। आप तो देख रहे हैं एक माली भी रखा है, बंद कर दो कल से, बस किटकिट खत्म। हाँ, कलई वाले के कहने से। हमारा माली तो सरकारी है, फोकट का, हम भला क्यों बंद करने जाएं? अहमद पने की बात। वो तो एक दिन छोड़कर आएगा ही आएगा और फूल पत्ते लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन फिर कभी भी झुंड के झुंड इन आने वाले बंदरों को कौन भगाएगा? सहसा दिमाग में बिजली सी कौंधी। हाँ ठीक, बाऊजी। और बाऊजी के आने के नाम से दिन भर जो मनोबोझ लदा चला आ रहा था वो अब हल्का हो गया। तो बाऊजी आए। खैर वो तो आते ही आते। शानू शौनक ने आते ही आते उन्हें वो छड़ी दिखाई। जानते हैं ये क्या है? ये छड़ी है, मम्मी ने रखी है आपके लिए। हाँ, बाऊजी सिर हिलाते हिलाते प्रसन्न चित्त छड़ी का मुआयना करने लगे। इसे लेकर टहलने जाया करूंगा। कभी कभी कुत्ते लग जाते हैं पीछे। दुत, कुत्तों को मारने के लिए थोड़ी ना, बंदर को भगाने के लिए। इससे आप बंदरों को भगाया करेंगे। बंदर? बंदर कहाँ है? आते हैं बहुत सारे कभी कभी, तब हम दोनों और मम्मी को बहुत डर लगता है, लेकिन मज़ा भी खूब आता है जब वे पिछवाड़े के प्लॉट पर कलामुंडियाँ खाते हैं और एक दूसरे के ऊपर खौखियाते हुए झपटते हैं। आप देखेंगे ना तो आपको भी खूब मज़ा आएगा, है ना शानू? अरे लेकिन अपनी ऐनक संभाल के रखिएगा, शानू ने कहा। अच्छा अच्छा। वो बड़े चाव से बच्चों की बातें सुनते हैं, फिर बक्सा खोलकर उसी चाव से प्लास्टिक से मढ़ी हनुमान जी की एक फोटो और काले कपड़े का एक हाथी निकालकर बच्चों को देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ के अंदाज में थमा देते हैं। बच्चे दोनों चीजें लापरवाही से उछालते हुए कहते हैं, इसका हम क्या करेंगे? अमिताभ बच्चन की फोटो नहीं थी आपके पास? बाऊजी अपनी रो में बच्चों को हनुमान जी की महिमा समझाने लगते हैं। शौनक चिढ़ाते हुए कहता है, तब जानते हैं सारे के सारे बंदर ना पीपल वाले हनुमान मंदिर से ही आते हैं। सारी खुराफात आपके उन्हीं हनुमान जी की है। बाऊजी बच्चों की बातों से निहाल मगन बन बक्से में से सब्जियों के बीजों की पोटलियां निकालते हैं। बच्चे देखते ही फिर चहकने लगते हैं। वापस रखिए, कुछ नहीं बोना सोना है अब आपको। आपको पता नहीं, पापा का प्रमोशन हो गया है, अब हमारे यहाँ सरकारी माली आता है। आपको अब सिर्फ बंदर भगाने हैं और कुछ नहीं, समझे? आखिर चौथे दिन बंदर आए। मुझे चैन पड़ा। बच्चे थे उस वक्त घर में, देखते ही चिल्लाए, बंदर आए बाऊजी, चलिए छड़ी लेकर बंदर भगाइए। बाऊजी ने सचमुच आज्ञाकारी बच्चे की तरह छड़ी तजबीजी और बच्चों के साथ बरामदे तक आए, जैसे बच्चों का कोई नया खिलवाड़ हो। लेकिन बरामदे में जो चारों तरफ का नजारा देखा तो बाऊजी चौंक कर सहम गए। बाहरी मुंडेर के हर कमगुने पर एक बंदर था, या बंदरिया छोटी बड़ी औलादों के साथ एक दूसरे के पीठ खुजाने, धौल जमाने, दुम खींच खींच कर भगाने या लगातार टहनियों से फल पत्ते नोच नोच कर खाने फेंकने जैसी क्रियाकलापों में व्यस्त थे। बाऊजी व बच्चों का पहुंचना उनकी निजी जिंदगी में जबरदस्त दखल था। 2 बच्चों और एक बूढ़े को एक साथ, वो भी छड़ी के साथ देखकर
बंदरों ने अपनी जगह बैठे बैठे दांत किटकिटाकर सही मायने में बंदर घुड़की की मुद्रा अपनाई। सहम कर बाबूजी की छड़ी आप से आप नीचे आ गिरी और बच्चे किलकिलाते अंदर कमरे में भागे। खौफ और मजा एक साथ। अंदर आते ही बाबूजी को आगे करते बच्चे चिल्लाए, भगाइए बाबूजी, भगाइए ना, डरिए नहीं, आपको काटेंगे थोड़े ही। ये सब तो सिर्फ मम्मियों और बच्चों को झूठ मूठ डराते हैं, बड़े आदमियों से तो डरते हैं, आपको नहीं काटेंगे। बाबूजी फिर निकले। उन्होंने सहमे सहमे थोड़ी सी छड़ी ठकठकाई। बंदर अपनी जगह निश्चिंत बैठे रहे, उछल कूद मचाते रहे। लेकिन थोड़ी देर में बंदर जैसे ऊब कर तंग आकर दूसरी मुंडेरों की तरफ चले गए और शानू शौनक गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे, भाग गए बंदर, भाग गए बंदर, सारे के सारे। तृप्ति और संतुष्टि फूल पत्ते बचने से ज्यादा बाबूजी के हो पाए उपयोग की थी। अपनी इस कामयाबी से उत्साहित होकर दिमाग के घोड़े पर वापस मैं चाबुक लगाने लगी। लेकिन हफ्ता बीतते न बीतते मेरा जबरदस्त मोहभंग हो गया। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हुआ ये कि 5वें दिन ही बंदर फिर आए। एक दो नहीं, पूरे का पूरा कुनबा, कबीले का कबीला। बाहरी बरामदे से अगवाड़े, पिछवाड़े, जीने और छत की टंकी तक, एंटीने पर जिम्नास्टिक और कपड़े फैलाने की रस्सी पर ट्रेपीस। क्यारियों की क्यारियां उछल कूद मार झपटने में रौंद गईं। आंखों में खून उतर आया मेरे। अरे बाबूजी, अभी तक भगाए नहीं बंदर आपने? आप भी बच्चों की तरह खिड़की से ताका झाकी करते मजे ले रहे हैं? अरे भगाइए, भगाइए भी जल्दी। जब सारी क्यारियां उजड़ ही जाएंगी तब भगाने का फायदा। लेकिन बाबूजी कई बार मेरे उकसाने पर भी छड़ी लेकर धीरे धीरे बाहर निकले भी तो ऐन सामने बैठे किसी बंदर के दांत किटकिटाते ही हड़बड़ाकर वापस अंदर भागे। भागने में धोती का सिरा भी मुंडेर में निकली कील में फंसाकर फड़वाते आए। उसके बाद तो लाख उकसाया, अंदर से ही हिट हुट करते रहे। ऊपर से मजा ये कि खदेड़ दिया है, खुद ही चले जाएंगे, कुछ नुकसान नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ, जैसे जुमले कह करके मुझे चकमा देने की कोशिश करते रहे। उससे अगले हफ्ते तो बात एकदम साफ हो गई। मैं 2-3 घंटों के लिए खरीदारी करने गई थी। लौट कर आई तो बाहरी सीढ़ी पर 2-3 गमले लुढ़के पड़े थे और अंदर कदम रखते ही फूल, पत्तों और टूटी टहनियों से सारा बगीचा तहस नहस। मेरी आंखों में जैसे खून उतर आया। उधर बाबूजी मुझे देखते ही सरपट पहले गुसलखाने में, फिर जल्दी से माला लेकर ठाकुर जी के सामने बैठ गए। बच्चे भी छोटे सही, पर इतनी अकल तो थी ही। बाबूजी को देखते ही चिल्लाने लगे, आहा, अब मक्कर साध रहे हैं मम्मी के डर से, बंदरों को नहीं भगा पाए ना, इसलिए हमने इतना कहा कि जाइए भगाइए, आप डरिएगा तो बंदर और भी ज्यादा डराएंगे, लेकिन हमारी बात मानते ही नहीं। मैं होठ भीजे, गुस्से, क्रोध और झल्लाहट से उबलती एक हिकारत भरी नजर डालती अंदर चली गई। ललित से कुछ कहना तो भैंस के आगे बीन बजाना था। सिर्फ मस्खरी, सिर्फ टेकारी। तो उबाल उतरा मेरा बच्चों के होमवर्क कराते कराते। मुद्दा भी बच्चों ने ही उठाया। बगीचा कितना खराब हो गया ना मम्मी तुम्हारा। तुम तो कहती थी बाबूजी बंदरों को भगा दिया करेंगे, लेकिन वो तो खुद ही कितना डरते हैं। मेरा गुस्सा और भभका। इतना डरते हैं तो जाए वापस गांव और उड़ाए जाकर खेत में चील कौवे। हमारे किस काम के? वही कहावत, ये काम के जना काज के। कहावत तो बच्चों का ख्याल करके मुंह के मुंह में जब्त कर गई, पर मम्मी की उबाल खाई मुख मुद्रा और कुछ
गांव वापस जाने जैसी भनक उन्होंने बाबूजी तक पहुंचाई जरूर। और एक दिन होमवर्क करते करते बच्चों ने उनसे कह ही दिया, अब तो आप अपने गांव चले जाएंगे ना? क्यों? क्योंकि आप तो बंदरों को भगा ही नहीं पाते, उनसे डरते हैं। बाबूजी थोड़ी देर हक्के बक्के बैठे रहे। उनकी समझ में ही ना आया कि अपने बचाव या सफाई में क्या कहें। कुछ लम्हों बाद जैसे बच्चों को कुछ नई बात बताने के अंदाज में बोले, बंदर ना हनुमान जी के अवतार होते हैं। इस पर बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। बाबूजी बौड़म की तरह उनका मुंह देखते रहे। उन्होंने इसकी उम्मीद न की थी। सोचा था बच्चे पक्ष में विपक्ष में कुछ तो बोलेंगे और इस तरह बात तो होगी, बात चल निकलेगी। लेकिन बच्चों ने तो खिलखिला के उनके ऊपर हंसकर पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। बाबूजी चुप पौड़म से बैठे रहे, फिर उदास से उठे, छड़ी उठाई, चप्पलें डाली, बाहर इधर उधर यूं ही डोलने निकल गए। लेकिन लौटकर फिर वापस एक जगह स्थिर से बैठते भी तो नहीं, जब देखो यहां से वहां चलायमान, या फिर बच्चों के पीछे पीछे साए से डोलते रहते हैं। लेकिन अब तो बच्चे भी जैसे जान छुड़ाने की फिराक में रहते हैं ना। पहले छोटे थे तो उनकी उल्टी सीधी बातों पर हंस लिया करते, लेकिन अब उन्हें फटर फटर इंग्लिश आ गई है। तंग आके कहते हैं, आपका जो खत्म हुआ कि नहीं, और हंसने लगते हैं। अब बच्चे छोटे तो नहीं, पढ़ाई लिखाई खेल और तमाम दूसरे काम, पर होमवर्क के लिए मैं उन्हें पाबंद उसी एक समय में बच्चे जरा स्थिर होकर बैठते हैं। लेकिन बच्चों को बैठा होमवर्क करते देख करके बाबूजी चुपचाप एक किनारे आ बैठते, भांपते रहते कि मैं आसपास तो नहीं। फिर बच्चों से कुछ न कुछ बातें करने की कोशिश करते, जैसे ये जो तुम्हारे पापा हैं ना, ये मेरे वैसे ही बेटे हैं जैसे तुम दोनों इनके। तुम्हारे पापा भी छोटे थे तो मैं उन्हें वैसे ही डांटता था जैसे वो तुमको डांटते हैं। फिर धीमे से जोड़ते, बहुत डरता था जब छोटा था तुम्हारा पापा मुझसे। या फिर कभी जैसे वो तुम लोगों के लिए चॉकलेट बिस्किट लाते हैं ना, वैसे मैं भी लाया करता था उसके लिए। मैं तो बाजार की सबसे महंगी हैट और गेटिस वाली निकर लाया था उसके लिए। फिर एक दिन बहुत जोर तोड़ कर बिठाकर बच्चों के सामने उन्होंने ये वाक्य भी बोल डाला, अगर मैं गांव चला गया तो फिर तुम लोगों को कहाँ देख पाऊंगा। और अधीर चेहरे से बच्चों के जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन बच्चों को इसमें कोई गौरतलब बात समझ में आई ही नहीं। उन्होंने सुना और हामी में सिर हिला दिया कि हाँ, नहीं देख पाएंगे। बाबूजी बैठे रहे, अचानक उठे, फिर बड़े बिजी होने के से अंदाज में चप्पलें डाली, छतरी उठाई और बाहर निकल गए। इधर भी किसे होश हवास, तमाम जरूरी काम। काफी देर हुई तो ख्याल आया कि कहाँ चले गए। बूढ़ा ढिल्ला शरीर, कहीं पैर ऊंचे खाले पड़ गया हो तो और आफत। तब तक पायदान पर अपनी चप्पलें जोर जोर से रगड़ते दिखाई पड़े। किधर गए थे? मंदिर गए थे। भाई इतनी देर क्या करते रहे? कीर्तन करती मंडली के साथ बैठकर मजीरे बजाते रहे। बड़ी ठसक और उमंग के साथ जवाब दिया गया, ठीक है, बजाओ मजीरा चाहे मृदंग, अपना क्या। लेकिन 2-4 दिनों बाद फिर जल्दी लौट आए तो पूछा गया, एकदम चुप, बस नहीं बताते के अंदाज में। बाद में ललित ने हंसते हुए बताया कि वो कीर्तन मंडली चली गई और दूसरी मंडली में उसका अपना मजीरे वाला है।
तो उदास हो गए। तो भी क्या, मंदिर तो है ही हनुमान जी का पवित्र स्थान, जाकर बैठे रहेंगे वहां। फिर एक दिन मैरी बोली, कौन बाऊजी? मंदिर में कहाँ उनका दीदा लगता है। उन्हें तो अक्सर पुलिया पार कुंजरों की बैगन टमाटर की क्यारियों के पास देखती हूँ, वहीं उन सब से बोलते बतियाते रहते हैं, खाद फसल हुक्के चिलम की बातें। अब ललित को गुस्सा आया। ललित का गुस्सा जायज था, फिर भी काबू कर गए। किसी तरह बस 2-4 सख्त शब्दों में हिदायत दे दी कि मंदिर तक हो जाया करिए बस, बाकी यहाँ वहाँ कुंजड़ों काछियों के बीच में बैठक लगाने की जरूरत नहीं। घर में चुपचाप बैठिए, माला जपिए। मान गए बाबूजी बिना हील हुज्जत की, जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नहीं जाएंगे कल से, बस मंदिर से घर, घर से मंदिर। बंदर अब भी वैसे ही आते थे, पर अब बाबूजी से कोई कुछ न कहता। सारा साहबी रुतबा ताक पर रख मैं और महरी तथा बच्चे रहे तो बच्चे भी जोर जोर से अंदर से थाली कनस्तर पीटना शुरू कर देते। रास्ते से गुजरते लोग अचानक अचकचा कर देखते, देख देख कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते। हम अंदर अंदर शर्म से पानी पानी हो जाते, लेकिन बंदर आखिरकार आवाज़ों से आजी जाकर धीरे धीरे खुद ही खिसक जाते। तब हम चैन की सांस लेकर सुस्ताते और बच्चे बाबूजी को बिराते हुए कहते, देखा हमने खुद ही भगा दिए बंदर। अचानक ललित उस दिन हुलसते हुए आए। 10 दिनों के लिए साइट पर जाने का ऑर्डर आया है। खुशी की बात यह है कि साहब ने बीवी बच्चों को भी ले जाने की मंजूरी दे दी है। छोटी जगह, जंगल घाटियों के बीच में, कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर हाथ बांधे खड़े रहेंगे, पैसे कटेंगे अलग, खासी पिकनिक, और सबसे बढ़कर घर की रखवाली करने के लिए इस बार 15 रुपए रोज का चौकीदार ढूंढने की जरूरत नहीं। बाबूजी तो हैं ही। ललित ने समझा दिया उन्हें, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं हम सब, घर देखिएगा, होशियारी से रहिएगा। सुनकर अंदर अंदर थोड़े से सहमे, छोटे बच्चे की तरह। कितने दिन लगेंगे? महीने 1.5 महीने को जा रहे हो अगर, तो मैं गांव चला जाऊं। लेकिन मैंने ललित को आंख मारी। अब एक जरा काम आया चौकीदारी का, तो उससे भी कन्नी काट रहे हैं, गांव जाएंगे। ललित ने कहा, अरे नहीं, हफ्ते भर को ही, लेकिन 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है, नौकरी की बात है, कोई घर की थोड़ी। और फिर तकलीफ क्या है आपको यहाँ? गांव में तो रोटी भी खुद आप ही ठोकते थे, यहाँ तो हम महरी से कह जाएंगे एक समय खाना बना के जाया करेगी, लेकिन सारे समय घर में ही रहिएगा, समझे? और बंदर आए तो अंदर से थाली कनस्तर बजा दीजिएगा। बच्चों ने कहा तो ललित के साथ साथ मैं भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बर्तन पोंछ कर रैक पर सजाती महरी ने बड़े ठसके से ठिठोली की, अब बाबूजी बेचारे डरत हैं बानर से, तो सबके सब उनका टेहकारी लेते हैं। हम लोग जब जीप से चलने को हुए तो बाबूजी ने थोड़ी देर बेसब्री से इंतजार किया हमारे कुछ कहने का, फिर खुद ही हमें इस तरह समझाने लगे जैसे हम उन्हें अकेला छोड़कर जाते हुए बड़े दुखी और चिंतित हैं। मेरे लिए परेशान मत होना तुम लोग, मैं तो गांव में भी महीनों सालों से अकेला ही रहता हूँ। बदन टूटते ही पीली वाली गोली खा लूँगा, और घुटनों में भी दर्द होगा, ज़्यादा हुआ तो तारपीन का तेल चुपड़ लिया करूँगा, और कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़े समय मंदिर जाकर बैठ जाया करूँगा बस। खैर, जो कुछ हमें कहना चाहिए था वो सब खुद हमारी तरफ से अपने आप को कहकर बाबूजी प्रबोध रहे थे। और इस बीच जैसे ही उनकी बात समाप्त हुई, हमारी जीप
स्टार्ट हो गई। लेकिन साइट पर पहुंचने के बाद तो ऐसा पासा पलटा कि न घर के रहे हम, न घाट के। इतने हौसले, इतनी उमंग से बंधे पहुंचे थे, पर सारे हौसले ही मलबे की तरह बैठ गए। क्यों? कुल 2 दिनों बाद ही बड़े साहब खुद आ धमके साइट पर, और उसके बाद जिस जी हुजूरी की उम्मीद हम अपने जूनियर से कर रहे थे, उसी जमात में ललित खुद शामिल हो गए। बल्कि उन सब से कहीं ज़्यादा टेंस, परेशान और नर्वस, क्योंकि साइड प्रोजेक्ट की सारी जवाबदेही ललित की ही थी। अब दिन के दिन, एक सुबह से गई रात तक साहब के पीछे पीछे रजिस्टर फाइलें लिए दौड़ रहे हैं। न नाश्ते की धुन, न खाने की। जो कुछ समय मिलता भी, वो भी साहब के कदमों के नीचे बने रहने और अपने सर्विस रिकॉर्ड की कलई पॉलिश में कौड़ी के मोल लुटाया जा रहा था। मैं और बच्चे तंबू में फंसे कैद खाने से भी बदतर, बदमजा जिंदगी। सर्कस के जानवरों को भी शो दिखाने के लिए ही सही तंबू के बाहर तो लाया जाता है, लेकिन हम बाहर 1-2 चक्कर भी मारते तो दुबके सहमे, कहीं इधर से बड़ा साहब तो नहीं गुजर जाएंगे। बच्चे 1000 निर्देशों के साथ बाहर लाए जाते, कहीं सामना हो जाए तो ऐसे पेश आना, गुड मॉर्निंग कहना। तो ऐसे हो रही थी हमारी पिकनिक। बच्चों के साथ साथ मेरा भी जैसे दम घुटा जा रहा था। ऐसे में घर की याद आनी स्वाभाविक ही थी, चिंता फिक्र भी, बाऊजी की भी। पता नहीं कैसे घर की रखवाली कर रहे होंगे, कहीं बीमार आमार न पड़े हों, घर का कोई दरवाज़ा न खुदा न खास्ता खुला रह गया हो, बंदरों ने अंदर बाहर कुछ भी साबुत नहीं छोड़ा होगा। हे भगवान, कहाँ आप फंसे। और बाऊजी भी तो वहाँ निपट अकेले इतने दिन, इतने घंटे बंदरों के आने पर क्या करते होंगे। अकेले कितनी थाली कनस्तर बजाते होंगे। बाहर मंदिर तक जाने को भी ललित मना कर आए हैं कि कहीं चाबी गिरी खोई तो। घर सूना देख पिछले दरवाजे खिड़की से बैठने की कोई कोशिश करे तो। 1000 शक, 1000 अंदेशे। हमारे आने तक का खाना खाइएगा बस और पूजा पाठ कीजिएगा बस। पता नहीं उन्होंने कितने पर बस की, कितने पर नहीं। लेकिन चाहे जैसे हो, अब जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। ये तो मुझे अब पता चल रहा था। ऊब की हद, एक रास्ता और निहायत अकेले की घुटन यानी उपेक्षा ही तो। तमाम ज़रूरी काम, दौड़ धूप, भागम भाग, जी हजूरी, उसमें मेरी हमारी कहाँ सुध। कहने को तो 2-4 हफ्ते होने को आए, कहने को तो 2 के 4 हफ्ते होने को आए। उफ, कब खत्म होगा ये कैद, कब खत्म होगा ये कैद खाना, ये निर्वासन, ये घुटन, ये उपेक्षित एक रास्ता, कब मुक्ति मिलेगी इससे। खैर, मुक्ति मिली, साइट का काम पूरा हुआ, जान को जहान मिला। उसी दिन जीप से लौटे हम लोग। रास्ते में बाऊजी के विषय में भी सोचते हुए कि हमें इतने दिन हो गए थे, कैसे गुजारे होंगे उन्होंने ये सारे दिन। घर आ गए, जीप रुकी, गेट खोला और मैं बेतहाशा हाँफती हुई बदहवासी बाहर बरामदे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक अवाक सन मैंने देखा बरामदा पूरा छोटे बड़े बंदरों से घिरा हुआ था और बाऊजी दरवाजे से सटी चौकी पर कटोरे भर भींगे चने रखे मुट्ठी मुट्ठी भर भर कर बंदरों को खिला रहे थे। बंदरों के बच्चे मगन मन अपनी खुशी का इजहार करते बाऊजी के सामने कलामुंडियों पर कलामुंडियाँ खा खा कर दिखा रहे थे और बाऊजी एकदम
अभिभूत आंखों से उन्हें देखे जा रहे थे। चौखट से टिकी मैरी भी बैठी थी। वो भी बड़े चाव से, बड़े अपनापे से बाबूजी और बंदरों को देख रही थी, चना खिलाते बाबूजी को। और बाबूजी ठाठ से बैठे मैरी को प्रसन्न चित्त सगर्व समझा रहे थे। बंदर हनुमान जी के अवतार होते हैं। चलिए, मैं निवृत्त हुई। कहानी मैंने थोड़ी सी एडिट की थी, क्योंकि आज थोड़ी आवाज़ में खराश थी मेरे लिए पूरा पढ़ना। शेयरिंग की बात होती है, लेकिन जो मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि अब आज जब चारों तरफ देखती हूँ इतनी कहानियाँ लिखी जा रही हैं, लेकिन स्थितियाँ थोड़ी बहुत हेर फेर के साथ वही हैं, तब कभी कभी लगता है कि इन कहानियों का क्या सचमुच लाभ भी क्या है। फिर से आप लोगों का आभार। और अर्पण जी, मुझे आप आज्ञा दीजिए। कहानी 5 मिनट पहले समाप्त हुई, 10 मिनट पहले, तो इसकी मुझे खुशी ही है। आप सब लोगों के कमेंट मैं देख नहीं पाई, मैं अवश्य देखूंगी। लेकिन मालूम है मंजूश्री देख रही हैं, नमस्कार किया उन्होंने। मीनाक्षी जी देख रही हैं, उषा जी देख रही हैं, चंद्रबाला, रमा जी, और शुक्रिया मेरा भी। अर्पण जी, ये शायद आप शुक्रिया कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की तरह सुनने वाला मिले तो सुनाना भी अच्छा लगता है। आपने कहा आप शब्दों की जादूगर हैं। सभी रचनाकार, जो मैंने कहा, हम अपने पात्रों के दुखों को हम अलग अलग ढंग से समझाते हैं। ये पूरी कहानी व्यंग्य में है। बाबूजी का दुखड़ा नहीं रो करके, उनको चिढ़ा करके, उनको बच्चे कैसे ट्रीट कहते हैं, इस तरह से दिखाया है। तो कहानी पर अब कुछ कहने को शेष नहीं है। कोई बात नहीं आप लोग थे, सुनाना अच्छा लग रहा था। अर्पण जी, आप मुझे अनुमति दें और मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। पूनम को देख रही हूँ, कहीं थोड़ी सी पूनम मानकर को। पूनम, अच्छा लगा आप आई और आपने सुना।